हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखो यार, कुछ एक दो दिन हम लोगों ने गैप किया था। कुछ रीजन था कि डाइट की प्रॉब्लम थी एंड कुछ और भी था। तो इस वजह से हम लोगों का एक दो दिन जो क्लास था वो डिले हुआ है एंड बट नो इशू। तो चलो आज से फिर नई जर्नी शुरू करते हैं और बेसिक में जो हम लोग का जो चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर कोई नए लोग आए हो तो देखो, वीडियो को पूरा देख के एक बार देखना, समझ के देखना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना समझ में आए तो फिर उसके बाद बोलना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी ना ऐसा होता है कि कोई भी टीचर आपको समझा दे। तो यही मेरा एक ही मानना है कि देखो, अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी आपको एजुकेट कर रहा है, आप उन चीज़ों को एक दिन दो दिन कंप्रोमाइज़ करके देखो कि हाँ, अगर हमें कंटेंट थोड़ा कम मिला है या फिर हमें क्वालिटी थोड़ी कम मिले तो उसके बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप आए, थोड़ा सा देखे, 5 सेकंड देखे और फिर स्किप कर दिए कि भाई साहब नहीं आता है, ये वो चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब जो है हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत टाइम हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लोग। तो देखो, इससे पहले जो था अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री खत्म किए थे। ट्रिगोनोमेट्री खत्म होने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे फेज डिफरेंस हमने बताया था और फेज डिफरेंस के बाद फेजर डायग्राम हमको बताना था। ठीक, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर अब ऐसे ही सीक्वेंस में जाएगा, कभी क्वाड्रेटिक कभी ये, इसी करके सीक्वेंस में चलता रहेगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि होता क्या था कि अगर एक चैप्टर को प्रॉपरली ले रहे हैं ना, तो फिर वो प्रॉपरली जो टाइम लगा देता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो टाइम लग जाता था। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि ऐसा करता हूँ, जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको बीच में डाल दूंगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं मैक्सिमम क्लास लूँ 1.5 घंटे का, ठीक है, अगर मैं 1.5 घंटे का मैक्सिमम क्लास ले लूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग से लेकर के एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से लेकर के जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, वो सारे का सारा यूज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जैसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा हमको जानना है कि हाँ, कहाँ पे निगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होगा, क्या क्या होगा, उन चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद फिर हमारा ग्राफ भी ऐसे एंड हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे कि एक जैसे ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, ट्रिगोनोमेट्री में अभी हम फेज डिफरेंस पढ़ रहे थे। फेज डिफरेंस के बाद हमें फेजर डायग्राम बनाना था और फेजर डायग्राम के बाद हम उसके आगे जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी चैप्टर हमने आपको सीक्वेंस में बताया था वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, लेकिन अभी जो हमारा मेन टारगेट है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करने के बाद उसको हाई लेवल तक जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स आज 24 हो गया आई थिंक। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में जो है आज हमें जो मेनली पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विघात समीकरण। तो हम जो है अभी लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो टू लेवल अप। समझे? तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हिंदी में उसके नाम से स्पष्ट है, द्विघात। घात को जो है ना, देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो घात को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एक्सपोनेंट, पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब घात रहता है, होता है ये, लेकिन घात को हम बोल सकते हैं एक तरह से बोलेंगे पावर। ठीक, और द्वि का मतलब होता है कितना? दो। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन जो द्विघात है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे? तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पहचाना होगा तो उसका जो वेरिएबल होगा, जैसे ए बी सी डी या जो भी होगा, वेरिएबल नंबर जो भी होगा, उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो वो त्रिघातीय हो गया। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 4 हो गया तो वो फिर समझ रहे हो। ऐसे ही चलता रहता है। तो हमें जो है मेनली पढ़ना है, हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लीनियर नॉर्मली होता है कि 60 - 4 या फिर अगर 4x - 2, तो ये सब लीनियर होता है, मतलब एक घातीय होता है, इसको बोलते हैं एक घातीय। ठीक, इसी को हम बोलते हैं लीनियर। ठीक, रैखिक समीकरण बोला जाता है इसको। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे जब। तो देखो, क्वाड्रेटिक का हमने मतलब ये आप लोग को बताया कि द्विघात, मतलब इसका क्या होगा, जो भी इक्वेशन होगा उसमें मैक्सिमम पावर कितना होना है? 2। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो
विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होगा, तो जब मैथमेटिक्स में देखोगे तो ये वेरिएबल एक्स के रूप में रहता है, ठीक। लेकिन अगर फिजिक्स के भाषा में आ जाओ तो फिजिक्स हमें ज़्यादातर टी के रूप में नहीं मिलेगा, टी मतलब टाइम, टाइम ही वेरिएबल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो सकता है, एक्स टी ए बी सी डॉट डॉट जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बताया कि इट इज सच टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, एग्जांपल में है, एग्जांपल में आपका एक्स टी ए बी से लेकर के जेड तक, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, 2 मतलब ये 2, ठीक, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, और समझना ही चाहिए क्यों, क्या है इसमें रखा हुआ। तो क्वाड्रेटिक अगर इसके एग्जांपल की बात कर लो, मान लो कि हम कैसे पहचानेंगे, तो मान लो 3x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे देखो x जो है ये x का मैक्सिमम पावर है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक। कभी भी कहीं से भी, ठीक है, अगर इसका एक और एग्जांपल मान लो 3t² माइनस 4t माइनस प्लस 5, ठीक, अगर हम इसमें ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पे t जो है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन है, t है, वेरिएबल हमारा कौन है, t है, ये जो हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा वेरिएबल कितना है 2, तो ये क्या है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है। तो जब भी ये मैक्सिमम पावर t का, x का, y का जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर हमारा 2 हो रहा है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको हैं, और कहने के बाद हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का भी सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी वेरिएबल रहेगा x y z a b c d कोई भी रहे, ठीक है, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 के बराबर होगा, उससे ना तो कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। अगर उससे कम हो गया मतलब अगर 1 के बराबर हो गया तो वो लीनियर हो गया, अगर 3 में चला गया तो त्रिघाती हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक यही होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और पावर मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इसका कितना होगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर हमारा 2 के बराबर होगा, हमेशा याद रखना है इसे। तो इसी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो आप लोग, ऐसे देखो इस सीक्वेंस में, इट इज सच टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज x t a b and z, ठीक है, इज 2, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो ऐसे तो एक अलग लाइन में लिखना है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। इसका एक एग्जांपल है कि ये क्या मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के बराबर है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज ये भी है कि ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, फाइनली लास्टली जो भी बोलो, मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर जब भी 2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और वो अगर इक्वेशन है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक तो है, मान लो कि देखो जैसे मान लो कि इंसान है, ठीक है, तो किसी ने बोला कि इंसान जो होता है उसका 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है, एक नाक होता है, ठीक, 2 आँख होता है, ठीक। तो ये सब उसका क्या हो गया, ये एक कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या होगा कि कोई इंसान गोरा होगा, कोई इंसान काला होगा, ठीक है, किसी का हाइट ज़्यादा होगा, किसी का हाइट कम होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमने बोला कि एक इंसान नाम की एक प्रजाति होती है, तो प्रजाति तो हम जानेंगे कि इंसान नाम की होती है। अब वो दिखने में कैसा होगा, तो एक सिम्टम्स है ना कि उसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होगा, 2 आँख होंगे, 2 कान होंगे, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, ठीक, सर पे बाल होंगे, ऐसे सर होगा, एक ये होगा फोरहेड, ठीक है, ललाट, एक पेट होगा। तो इससे हम क्या जानें कि हाँ ये एक इंसान है। अब वो इंसान मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, वो इंसान गोरा हो सकता है, वो इंसान काला होगा, तो ये तो उसके कंडीशन पर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक सिंपल हमने बोला कि आदमी नाम की एक प्रजाति है, ह्यूमन नाम का जो एक
प्रजाति है, उस प्रजाति को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे तो ऐसे ही ना कि उसके पास 2 पैर होगा, 2 हाथ होगा, ठीक है? वो 2 नाक, सॉरी 1 नाक, 2 आँख, 2 कान, इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम बोले तो यही चीज़ हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने तो बोल दिया कि मैक्सिमम पावर 2 होगा, लेकिन अब उसका जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा कि मतलब मान लो कि एक होता है ना कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हम बताए ना आपको, तो उसी तरह एक सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, तो वो चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग तब तक नोट कर लिए होंगे आई थिंक, और फास्ट करो यार। तो चलो इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे हम आप लोग चलते हैं अपने लोग। देखो अगर आगे की बात करें तो हम एक आप लोगों को एक सिंपल सा जो है कुछ बता दें। नंबर जो होता है इसको बहुत बेसिक है ये, ठीक है? ये नंबर जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है वेरिएबल और एक हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल कांस्टेंट, कितने टाइप के नंबर हो गए? वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जब हम वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल का एग्जांपल क्या होगा? ए बी डॉट डॉट जेड तक आएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट की बात करें क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी चल जाएगा। अब आप बोलोगे कि क्या होता है वेरिएबल? तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू बदलेगी। कैसे बदलेगी? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मान लो कि हमने लिखा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है। अगर यहाँ से इस x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। एक कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। मान लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20, ठीक? अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 6x बराबर क्या हो गया? 20 माइनस 9। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 9 गया 11/6। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब देखो गौर से यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी तो हम x का ही वैल्यू निकालेंगे और निकाले हैं। कंडीशन 1 में हमने x का ही वैल्यू निकाला है, लेकिन यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर जो हम x का वैल्यू निकालेंगे क्या हो गया? 2/3 हो गया। लेकिन कंडीशन 2 में देखो यहाँ पर भी तो हम x का ही वैल्यू निकालेंगे और निकाले भी हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 11/6 आ गया। इसका मतलब कि ये जो x है, ये x, ये और ये, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बदल रही है। इसको ऐसे सिंपली भी रिलेट कर सकते हो, तुम्हारी x क्या होती है? बदलती है ना भाई। आपने पर्सनली मत लेना, हम बोल रहा हूँ बदलती है ना, तो वही चीज़ है। ये जो x है वो क्या होती है? बदल रही है, उसकी वैल्यू बदल रही है। और यहाँ पे x की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल नंबर होंगे a b c, फिजिक्स में यूज होगा t, फिजिक्स में x का भी यूज होता है, t का भी यूज होता है, तो वो सारी की सारी जो होती है वो सारे का सारे का वैल्यू बदलते रहेंगे, ठीक? तो यही चीज़ हम बोल रहे थे कि ये कंडीशन अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? वैल्यू मतलब वैल्यू वैरी करते रहता है, समझे? सिंपल सा एग्जाम्पल तो बताया, अपने एक्स के बारे में सोचो, ठीक? ज़्यादा मत लेना इसको। तो वो क्या होती है? बदलती है ना वो भी, तो इसीलिए ये भी बदलती है, ठीक? तो ABCD से लेकर के जो भी है वो क्या बदलेगा? बदलेगा, मतलब वो क्या करेगा? बदलेगा, इसलिए उसको वेरिएबल की कैटेगरी में रखा गया। अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में मान लो कि 2 + 2 = क्या होता है? 4 होता है। इसको कभी कोई बदल सकता है? इस 2 को हम कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और मतलब मेरे कहने का मतलब है इस 2 का हम मान लो कि हमारे पास 3 हो गया, तो इसको हम 2 नहीं ना कहेंगे, इसको तो हम हमेशा 3 ही कहेंगे ना। मेरे कहने का मतलब समझो, ठीक है? मान लो कि मेरे पास, ठीक है,
1 2, मान लो कि मेरे पास ये कितने हैं, 4 पेन है, टोटल 4 पेन है, तो हम इसको 4 ही कहेंगे ना, इसको 2 तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं 2 × 2 है, ये बोल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब समझो कि उसको बदल नहीं ना सकते हैं। मेरी बात समझे? अगर वो ईंट पे 4 है, किसी चीज़ को काउंट करके 4 लिखा गया, तो उसको 5 नहीं कर सकते हैं। 4 को हम 5 नहीं लिख सकते हैं किसी इक्वेशन में। मैं यहीं पे देखो ना, यहाँ पर जो 2 था, 4 में से 2 जाएगा तो हमेशा ही 2 होगा, हमेशा इसकी वैल्यू 2 होगी। इसको हम फिर बदल नहीं सकते हैं। समझे मेरी बात? तो वो होती है, नंबर जो होती है वो वेरिएबल होती है, एक कांस्टेंट होती है। तो अरे भाई, वेरिएबल से पहला वैरी करेगा, वैरी मतलब उसकी वैल्यू बदलेगी। हाँ, और कांस्टेंट मतलब क्या, अचर रहेगा। अचर मतलब वो कांस्टेंट है, जो बोल दिया वो बोल दिया। समझे? कुछ लोग होते हैं ऐसे, पर्सनली मत लेना, बट बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी बातें बोल देती हैं बट वो वैरी भी करते हैं, तो वही चीज़ होते हैं। तो वेरिएबल वो लोग हो गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो अपनी बातों पे अडिग होते हैं कि हम ये बोलें ये करेंगे, तो वो कांस्टेंट हो गए। समझे? तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। जो नंबर दो टाइप के होते हैं वो ऐसे होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है? तो हम कहाँ थे? हम थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कहाँ से कहाँ गए? हम थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इसको भी नोट कर लोगे, जरूरी लगे तो। मैं बोलूँगा नहीं, बस मैं समझा रहा था। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को, समय होगा बीच में ही, और देख लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड रहती है। ठीक है, लेक्चर्स। तो हम थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता रहे थे, वो हम बता रहे थे क्या, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म का मतलब क्या? हमने तो सिंपल आपको एग्जांपल में बताया कि जब हम एक ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, एक इंसान, हमने बोला कि इंसान नाम की एक प्रजाति है, तो उस प्रजाति के बारे में हमने आपको कुछ डिटेल्स दिया कि जो 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, तो इस तरह से आप उसको पहचान पाओगे कि हाँ, ये इंसान ही है। उसी तरह हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया कि उसका क्या होता है कि उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, लेकिन अब उसका एक जनरल भी तो दे दो भाई मेरे को कि हाँ, हम ऐसे पहचानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रूप होता है वो होता है क्या, गौर करना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में होता है। अब देखो, अब तुम लोग के मन में यही सवाल आएगा कि यहाँ पर तो सारे के सारे वैल्यू वेरिएबल है, कुछ तो कांस्टेंट है नहीं, तो कांस्टेंट क्यों रहेगा? हाँ, कांस्टेंट क्यों रहेगा, मेरे को ये बताओ। तुम बताओ, अगर हम आदमी का बात किए तो हम 2 पैर 2 हाथ होगा, ठीक है। अब हमने ये तो नहीं बताया, अब यहाँ पे बताओ कि वहाँ पे तो ये चीज़ वेरी करता है ना, कोई लंबा हो सकता है इंसान, कोई इंसान छोटा होगा, कोई इंसान नाटा होगा, तो वो वेरी कर रहा है ना। तो हम तो बस एक जनरलाइज फॉर्म दिए ना कि 2 पैर 2 हाथ होंगे। कोई इंसान गोरा हो सकता है, कोई इंसान काला हो सकता है, तो वो तो कंडीशन अकॉर्डिंग डिपेंड कर गया। यही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो एक जनरलाइज फॉर्म दिया है ना, अब यहाँ पे मान लो इस ए के जगह पे हम यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे बी के जगह पे 3 रख दिए और सी के जगह पे 5 रख दिए, तो ये एक अलग बन गया। जैसे क्या होता है, कुछ लोग गोरे होते हैं तो वो एक अलग हो गए, अलग नहीं, वो इंसान ही है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो गोरा है, वो काला है। तो मेरे कहने का बस सिंपल सा यही मतलब है, ये जो है एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये होता है एक जनरल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, डी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट। तो देखो, यहाँ पे हमने बात कर रहा था, क्या हमने क्या बात किया था कि जनरल फॉर्म के बारे में। तो जब हम जनरल फॉर्म के बारे में बात किए, ठीक है, और हमें जब जनरल फॉर्म के बारे में आइडिया लग गया, ठीक है, कि जनरल फॉर्म किसके फॉर्म में होता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। अब बोलोगे कि क्वाड्रेटिक सब तो वेरिएबल है, तो क्वाड्रेटिक हम पहचानेंगे कैसे? तो भाई देखना यहाँ पे एक्स ये भी है, यहाँ पर भी एक्स में है, और यहाँ पे देखना मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो यही ना हो गया। हाँ, इसी से हम पहचाने कि क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया कि इस तरह से होता है, जैसे ह्यूमन के बारे में बोला कि दो हाथ दो पैर दो आंख होंगे, तो अब उसमें क्या हो सकता है कि वो गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, या फिर छोटा हो सकता है, या फिर उसका बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। तो वही चीज़ है कि ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा कि यहाँ के हम ए के जगह पे हम 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 रख दिए, कुछ भी रख सकते हैं, बी के जगह पे हम कुछ रख दें, हाँ, लेकिन वेरिएबल एक्स वाई जेड नहीं रखेंगे। ठीक, अब देखो ये हमने लिखा है कि ए जो होता है यहाँ पे, ये जो ए है इसका ये हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो बी होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये याद रखना। ठीक, अब इसके बारे में जो है और डिटेल हम बातें करते हैं, लेकिन पहले इसको नोट कर लो, जो भी इसको इन्फॉर्मेशन है इसमें यूज कर लो। ठीक, अब इसके बाद इधर हम लिख रहे हैं, तो ए हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लो जैसे हम एग्जांपल में दे रहे हैं तुमको, राइट ए बी एंड सी इन दिस इक्वेशन। अब हमेशा हम ये नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कांस्टेंट, ऐसा नहीं लिखना है भाई। ए बी सी हम एक बार सिंबल यूज कर लिए ना, सबको पता है ना, और ये माना जा चुका है, हम लिख सकते हैं इसको, कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन एक कॉमनली ए बी सी माना जाता है, तो इसीलिए हम मान लिए। मान लो कि हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, हमारा ये इक्वेशन रहेगा। ठीक, तो अगर हमें यहाँ भी पता करना है कि ए बी सी क्या हो गया, तो देखो ना भाई साहब, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चेक करो, कॉफिशिएंट मतलब उसके पीछे जो भी, तो उसको यहाँ पे ए के वैल्यू बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 8, तो 8 होगा, और सी क्या होगा 9 होगा। एक चीज़ याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट मिस्टेक करता है, क्या मिस्टेक करता है कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो अब इसमें भी वही चीज हमको करना है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा हो गया ए नंबर, ये हमारा हो गया बी नंबर। ठीक, तो जब हमें इसमें भी ए बी सी निकालना है, तो बोलोगे डिफर क्या है? डिफर ये है, यहाँ पे ए के बराबर 4 था, लेकिन बी के बराबर क्या हो गया, ओनली 8 ही नहीं होगा, 8 के पीछे क्या साइन लगा है माइनस, तो ये -8 होगा, सी के जगह पे क्या हो गया -9 होगा, तो ये हमारा हो गया जनरलाइज, मतलब ए बी सी को ऐसे लिखेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब था यहाँ पे कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, वो डायरेक्ट 8 उठा के लिख देते हैं, वो डायरेक्ट 9 उठा के लिख देते हैं, लेकिन नहीं, जब भी हम कोफिशिएंट ले रहे हैं तो उसके साइन को भी लेंगे, अगर वो पॉजिटिव में है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर वो निगेटिव में है तो उसको लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब यही था, इसीलिए हम बोले कि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, और यही मिस्टेक करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि हम क्या क्या आपको बता रहे थे। ठीक, जनरल फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था वो बताया, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म बताया, और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि एबीसी हम कैसे पहचानेंगे, और एबीसी को कैसे कैसे लिखना है, उसके कॉफिशिएंट जब हम लिख रहे हैं, एबीसी जो है ए और ए और बी जो है हमारा कॉफिशिएंट है, और सी तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो जब भी हम उस सब को लिखेंगे तो उसका जो है कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट में उसके नेगेटिव वाला साइन जो रहेगा उसको भी हम लिखेंगे, अगर नेगेटिव में है तो मतलब उसको साइन के साथ लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस में है, ये प्लस है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में। ठीक, तो यहीं पे स्टूडेंट जो आकर के बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस है तो वो माइनस को उठाते नहीं है, बस डायरेक्ट 8 उठा लेते हैं। तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। जब भी ये आए यहाँ पे जब हमें बी की वैल्यू लिखनी है या एक की वैल्यू लिखनी है, अगर निगेटिव में रहेगी तो हमें निगेटिव के साथ उसको लिखना है, अगर निगेटिव में है तो हमको निगेटिव के साथ उसको लिखना है। ठीक है, ये हम सिंपली आप लोगों को ये चीजें समझा चुके हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी और सी को पहचानना आप लोगों को सिखा रहे थे। तो ए बी सी आप लोग आई थिंक पहचान गए होंगे, और कैसे लिखना है उसको वो भी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे याद रखना कि ये जो बी है वो माइनस में होना चाहिए, अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे, अगर सी माइनस में है तो माइनस में लेंगे, ए अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे। ठीक, मतलब साइन के साथ हमको लिखना है, ऐसा नहीं कि साइन को हमको छोड़ देना है, क्योंकि कॉफिशिएंट लिख रहे हैं, और कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कॉफिशिएंट हम लिख रहे हैं उसके छोड़ के उसका पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, उसके बाद जो भी है सबको लिख देना, यही कॉफिशिएंट होता है।
नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे तो ठीक। तो इसको नोट करो जल्दी से। पॉज करके लिख लेना, आगे की हम सकते हैं, आगे की ओर। अब देखो, जब एबीसी को पहचान चुके हैं हम लोग, तो उसके बाद हम क्या जानेंगे, रूट। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन। जैसे आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि जब आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, जैसे मान लो कि हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 3x + 4 = 9 है, तो 3x = 9 - 4, x = 6/3 बराबर 2। x की वैल्यू हमने कितनी है, 2। मतलब हमारा क्या हो गया, ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ x। मतलब हम क्या किए, x का केवल एक ही सॉल्यूशन है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ जो x का मैक्सिमम पावर कितना था, 1। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक में कितना है, 2 सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गया x का। मतलब इसको हम यहाँ पे अगर लिखें तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन solution of x is TWO2, different वैल्यू। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होगा x का, ठीक है, ये जो x है, x का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो गया, 2 डिफरेंट वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या होता था, एक ही होता था, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ही, अगर x के जगह पे 2 आ गया तो वो फिक्स है, फिक्स तो है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, 2 हो गए। These solution are called roots of equation। रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात कर रहे थे, तो हमने लीनियर में बताया कि लीनियर में कितना सॉल्यूशन होगा, 8। अगर हम क्वाड्रेटिक में आएंगे तो क्वाड्रेटिक में कितना होगा, 2 होगा, 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होगा। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन होगा, जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो हमारा जो इसमें बोलने का मतलब था कि देखो, इसको एक ठीक बोलोगे, हिंदी बोलते हैं, किसी इक्वेशन में जितना मैक्सिमम रहेगा होंगे। ठीक, मतलब हमने क्या कहा कि किसी इक्वेशन में जितना मैक्सिमम पावर मतलब क्या, वेरिएबल का एक्स वाई जेड का जो भी होगा, उसका मैक्सिमम पावर जितना रहेगा, मान लो अगर 2 है तो इसका 2 रूट्स होगा। ठीक, अगर 3 होगा तो 3 को उसका सॉल्यूशन होगा, और उसी को क्या होता है, रूट्स मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर लीनियर है तो लीनियर में कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें अभी, तो क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक, तो इसमें इसको नोट करने वाली ये चीज़ है, और इस साइड में बस इसको नोट, हाँ, इस दोनों को नोट कर लो साथ में।
ये एक अलग चीज़ है, ठीक। तो इसको नोट कर लो। अगर x की पावर 3 है तो इसके सॉल्यूशन 3 निकलेंगे, ठीक। मतलब x का जो होगा सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा। यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसी भी इक्वेशन में जितना मैक्सिमम पावर होगा, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी सॉल्यूशन भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, 3 होगा। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उसका सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई हो, तो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन या जो भी चीज़ होती है तो वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, रूट के बारे में। रूट बोले तो सॉल्यूशन के बारे में कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं और कौन कौन से हो जाते हैं। सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया कि रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिखी हुई है IC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मान लो लेट अस सपोज कि एक जो है हमारा रूट है अल्फा, ठीक, और एक हमारा रूट है बीटा, ठीक। तो देखो इसको प्रूफ करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कर दूँ, आई होप। तो अगर करना चाहेंगे तो देखो हम इसको सिखाएंगे भी आपको कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसका 3 मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इसमें आपको जो है फिजिक्स में जरूरत तीसरे मेथड जो हम बताएंगे, या फिर नहीं बस नाम जान लो, उसका यूज नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि उसको 10th में यूज किया जाता है, 10th के मैथमेटिक्स में। तो वो हम उसके क्रैश कोर्स में बताएंगे, ठीक। तो हमें बस पता करना है क्या, ये 2 मेथड जो होता है जो मेनली यूज होता है फिजिक्स में, उसके बारे में कि कौन कौन से मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। फैक्टराइजेशन मतलब बोल सकते हैं गुणनखंड विधि, ठीक। उसको हम दूसरे नाम से अगर जानेंगे तो उसका जो है हमारा दूसरा नाम हो जाता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड मतलब फैक्टर निकाल करके कैसे होगा वो, पहला। और दूसरा जो है एक होता है श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड से हम निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं कि रूट्स के सॉल्यूशन के बारे में। मान लो हमने माना the two roots of quadratic equation is, ये हो गया हमारा अल्फा एंड ये हो गया हमारा बीटा, ठीक। तो अल्फा और बीटा तुम्हारा 2 रूट्स हो गए। 2 रूट्स का मतलब 2 सॉल्यूशन हो गया किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो है हमारा 2 रूट हो गया। 2 रूट मतलब 2 सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 2 रूट जो है हमारा 2 सॉल्यूशन कौन कौन सा हो गया, एक हो गया अल्फा और एक हो गया हमारा बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो 2 हमारे रूट्स हो गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सॉरी डिले था थोड़ा सा मैन के। तो 2 रूट हो गए हमारा अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मानते हैं, और ये एक माना जाता है, एज इट इज मानते हैं। तो देखो अगर 2 रूट की हम बात कर लेते हैं तो मान लो कि हमारा एक इक्वेशन है x² + 7x + 12, क्योंकि जब हम इसको करके नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला याद रखने वाली है, सम
ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी और ए कौन सा हो गया, ये बी और ए हो गया वही जो हमने आपको बताया था। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा बी बाई ए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट बोल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाय ए। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन को अगर हम दूसरे नाम से बोले तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वही चीज हम बोल रहे थे ना कि इसका एक और नाम कुछ भी बोल सकते हैं, द अल्फा इंटू बीटा, सेम चीज होगा। या तो ये बोलो या फिर ये बोलो, ये क्या हो गया, सी अपॉन ए होगा। अब सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन क्या होगा, ठीक। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर हम इस पे एक एग्जांपल बेस्ड करके कराएंगे कि कैसे होता है, ये क्यों हो गया माइनस बी बाई कैसे हो गया, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे हो गया वो भी हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरा कवर नहीं दिख रहा है, हाँ। तो आई होप कि आप लोग इसको पॉज करके लिख लिए होंगे, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लो और लिख लेना बाद में। तो आगे अगर हम चले इसको हम प्रूफ करें, तो प्रूफ पे हम जाने दें। प्रूफ पे हम जाने दें। ठीक, तो हम जो है जो चीज़ हमको क्या है प्रूफ करना है, एक हमको प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये दोनों चीज़ हमको प्रूफ करना है। देखो हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को यही चीज़ सिखा रहे हैं कि कैसे हमने ये दो चीज़ें लिखा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर आपको समझाना चाहें, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर आपको समझाना चाहें, मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कैसे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किए और क्या किए। ठीक, 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 0। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया, -4, x बराबर हो गया -3। देखो यहाँ पे हमने बोला था कि दो रूट आएंगे, दो रूट आ गए। अब जो दो रूट आए हैं तो मान लो कि ये हमारा हो गया अल्फा, अल्फा के बराबर -4, और ये हमारा हो गया बीटा, बीटा के बराबर हमारा -3। अब जो है अल्फा प्लस बीटा करो, ठीक, अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो इस दोनों को जोड़ो, जोड़ो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, क्योंकि हमने कहा कि -b/a होगा, जोड़ के देखो। ठीक,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपको अगर हम इस पर जोड़ रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -4 और -3 -7, ठीक। तो कर दो, इसको जोड़ो ना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, ठीक। अब इस दोनों को जोड़ो, क्योंकि हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो, हमें इस फार्मूला को नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग ये बोलोगे ना फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, फार्मूला डिराइव हुआ, जोड़ो ना इसको। देखो -4 और -3, -4 प्लस ब्रैकेट में -3 बराबर क्या हो गया -7, ठीक। और अब इसको फार्मूला पे सेटअप करके देखो, फार्मूला पे जब यहाँ पे सेटअप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए कितना है 1 है, बी हमारा कितना है 7 है, और सी हमारा कितना है 12 है। देखिए तो अब हम इसको सॉल्व करके देखो ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पे अगर हम इसको रखें, ठीक, अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा पे रखें क्या हो गया -b/a बराबर -7/1 बराबर -7 आया, वही चीज़ है। अब इसको देखो अल्फा इंटू बीटा करके देखो, अल्फा इंटू मतलब ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा था। मान लो हम इसको मान लें, ये जो हमारा एक्स था ये भी हमारा एक्स था, हम इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, तो क्योंकि दो रूट को हम माने तो अल्फा बीटा थे ना, तो वही हम मान लें। और इसको x1 के भी बना सकते हो, मान लो x1 इंटू x2 करेंगे, x और x2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -3 मतलब -4 इंटू -3 बराबर क्या होगा -12 होगा। और यहाँ पर भी बात करो, यहाँ पर थे ना अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, सी हमारा 12/1 बराबर 12, और ये जो है हमारा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे माइनस माइनस जो होता है प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया माइनस और माइनस चिन्ह का जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्लस में होगा, ठीक है। ये मत बोलना कि वहाँ से हमने मिक्सअप किया है, पहले बोले कि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, साइन प्लस हो जाता है। हाँ, जोड़ घटाव में क्या होता है चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन मल्टीप्लाई में चिन्ह बदल सकता है। तो देखो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया आई गेस। तो ये जो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a कैसे हुआ सब देख लो, सामने प्रूफ है, हो गया। तो इसको जल्दी से पॉज करके लिख लेना, इसके शॉर्ट लेना, ठीक। अब आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो जनरली होता है 3 मेथड है, ठीक है, हम जहाँ तक बता सकते हैं, लेकिन एक जो मेथड है ना उसका यूज नहीं किया है, तो वो 10th में यूज किया जाता है। तो 11 12 में जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ना 2 ही मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा टॉपिक होगा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने ये अभी एक लिया था, उसको हम सॉल्व कैसे किए। तो मेथड तो 2 हैं, तो एक एक करके हम बता देते हैं, ठीक। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, मेथड 1 का नाम है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने के लिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ऐसे मैं सिखाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर x के पीछे कुछ नहीं तो हमारे कितना है 1 है, तो हमको स्टेप 1 इस तरह मैं स्टेप लिखूंगा, उधर मैं सॉल्व करूंगा, देखते जाओ। x² प्लस
7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 की बात की जाए, स्टेप 1 की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, हम पहले बोलेंगे वो मल्टीप्लाई टर्म ए एन सी, मतलब यहाँ पर जो सी के जगह पे कितना है 12 और ए के जगह पे 1 है। अगर इसको लिखोगे ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है 7 है और सी बराबर कितना है 12 है। तो करो मल्टीप्लाई, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दे, ए मल्टीप्लाई सी बराबर कितना है 1 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सी, फाइंड फैक्टर ऑफ ए सी। ए सी मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ए सी ये जो 12 है ये हमारा क्या है ए सी है। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, पहला स्टेप था ये हमारा, दूसरा स्टेप था ये, तो इस 12 का जो है फैक्टराइजेशन करो 3 को 4 से हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 12 बराबर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखो चूंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, तीसरा टर्म जो होगा वो हम लिखेंगे स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो AC के फैक्टर को दो ऐसे नंबर में लिखना। देखो थोड़ा सा रुक जाओ, मार्कर अच्छे से नहीं चला ना वो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, आप लोग को दिखेगा। तो देखो इसी के फैक्टर को क्या करना है, फाइंड फैक्टर ऑफ AC। AC की हम बात करें मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो उसका हमको फैक्टर निकालना है, ठीक था। तो फैक्टर हमने निकाला कितना हो गया 3, 12 में ए और सी को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 12 हो गया, 12 बराबर AC हो गया, तो 12 का जो हम फैक्टराइजेशन किया 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब हमको क्या लिखना है, AC के फैक्टर को दो ऐसे नंबर में लिखना है जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर बी आ जाए। मतलब इस स्टेप 3 का कहने का मतलब है कि ये जो हम 12 लिखे हैं 12 को हम लिखे हैं 3 इंटू 4। अब इस क्योंकि यहाँ पर तो हमारा 2 नंबर है ही, ठीक है, यहाँ पर हमारा तो 2 नंबर है ही, मतलब 3 और 4 दो डिफरेंट नंबर है ही। तो अब हमको यही बोलना है कि ये जो टर्म है इसको दो ऐसे नंबर में हमको सजाना है, और भी हम बना के दिखाएंगे आप लोग को। तो ऐसे 2 नंबर में हमको समझाना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, हमारा ये है 7 आ जाए। तो क्या हो गया 3 और 4 को सिंपली जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, वही चीज़ है। तो अब इसको लिख दो, कैसे लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हो गया स्टेप, अब कुछ नहीं, अब सिंपल है। अब ये जो 7x था इसको हम तोड़ देंगे ना, इसमें 3x लिख सकते हैं प्लस 4x लिखेंगे और प्लस 12 कर देंगे बराबर 0। तो 3x प्लस 4x कैसे लिखें, ये जो 3 और 4 था, ठीक है, इसी में हम x लगा के लिखते हैं। क्यों लिखे x लगा के, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप 3 में कहा कि ये जो 12 जो भी AC का फैक्टर आएगा, ए और सी का मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आया था, इस 12 का जो भी फैक्टर होगा जो भी हो उस नंबर यहाँ पे ऐसे समझो बस 2 ही आया है, 2 नंबर ही। लेकिन अगर मान लो कि 4 नंबर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, मान लो 2 4 24 का अगर मान लो फैक्टर आएगा,
तो हम क्या करेंगे, उसमें से उस चारों नंबर को मिला करके दो ही ऐसा डिजिट बनाएंगे, दो डिजिट ऐसा बनाएंगे जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा किसके बराबर आ जाए, 7x के बराबर हो जाए। ठीक, तो जब यहाँ पे देखो तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और साथ में हम x लगा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो क्या किया। देखो कंसेंट्रेट होके सुनो, हमारा जो स्टेप 1 2 समझ में आया। 3 में हमने कहा कि ये जो 12 का फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 4, 12 का फैक्टर कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 4 आया। इस 3 मल्टीप्लाई 4 को हमें ऐसे दो डिजिट में रखना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर b, मतलब ये b 7 हो जाए, 7x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो। अब हम इसको क्या लिखें, 3x प्लस 4x लिख दें। 3 और 4 को ऐड करोगे तो x के साथ 7x हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों में से क्या है, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, 1 ये 2, पहले इसमें से फिर दूसरे इसमें से, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन। अब क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कॉमन है, इसको हम निकाल लेंगे, क्या होगा, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब क्या बचा, x प्लस 4 क्या है, इसको हम लिख देंगे, x प्लस 4 बच गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम सब के बराबर 0 है, सब के बराबर 0 है, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -3, x बराबर क्या हो जाएगा, -4, दैट इज -3 एंड -4 आंसर। -3 एंड -4 हमारा आंसर हो गया। तो देखो वहाँ पे जाके एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। स्टेप 1 में हमने बताया कि मल्टीप्लाई करना है टर्म ए और टर्म सी को। ठीक, तो ए हमारा 1 था इस इक्वेशन में, एग्जाम्पल में लिए थे, और सी हमारा कितना था, 12 था। तो ए और सी को मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। 12 क्या था हमारा, ए सी का मल्टीप्लिकेशन था। दूसरा हमने कहा कि फाइंड फैक्टर ऑफ ए सी का फैक्टराइजेशन किया, तो 12 का क्या है, 3 इंटू 4 आ गया, 3 इंटू 4 हम लिख दिए। अब हमने तीसरे में कहा कि ए सी के फैक्टर को तो ऐसे नंबर में लिखना है जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर बी आ जाए, मतलब तो ऐड या सब्सट्रैक्ट। तो वहाँ पे 12 जो है वहाँ पे 2 ही डिजिट आया, संजोग बस आया। अगला एग्जाम्पल लेंगे उसमें 3 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको हम क्या किए, एक को 3x लिख दिए, एक को 4x लिख दिए। अब 3x प्लस 4x को जोड़ के देखोगे तो वहाँ पे 7x आएगा। गौर से सुनना, 3x प्लस 4x को जोड़ के देखोगे तो 7x आएगा। बच्चों को कहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ 3x प्लस 4x कैसे लिखिए, तो भाई साहब वो 7x को इस 12 के टर्म में लिखे हैं। 12 था 3 इंटू 4, तो हम यहाँ पे स्टेप लिख दिया ना, इसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना, तो लिख दिए। अब क्या किया, ये जो 1 लिखे हैं इस 1 में से कॉमन ले लिए, x कॉमन आने वाला था x कॉमन लिए, यहाँ पे 4 कॉमन आने वाला था 4 कॉमन लिए, और फिर x प्लस 3, ये इस दोनों में से x प्लस 3 और ये बची x प्लस 4, और दोनों को 0 के बराबर कर दिए, तो ये आ गया। स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को देख लो। ठीक, स्टॉप करके देख लेना कॉन्सेप्ट। आई थिंक क्या 100% कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद 2 और एग्जाम्पल हम करेंगे, उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम दूसरे मेथड की तरफ ले जाएंगे। वैसे दूसरा मेथड इससे बहुत अच्छा है, इजी है, फार्मूला बेस्ड है। एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और उसके बाद फिर बस सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको पूरी तरह से नोट कर लिया होगा। कोई डाउट आया इसमें तो हमको कमेंट करना, हम बताएंगे, रिप्लाई भी करेंगे और बोल रहे। तो देखो ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और, ये स्टेप हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। आप लोगों को इसको लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, 1% भी ज़रूरी नहीं है। हम बस आप लोगों को समझाने के लिए ये स्टेप लिखे हैं। ठीक है, इस स्टेप को कहीं भी एग्जाम में कहीं पर भी लिखना ज़रूरी नहीं है। ये हम आप लोगों को बस समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2t² + 3t - 2 = 0। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे a बराबर कितना है, 2 है, और c बराबर कितना है, -2 है।
और b बराबर कितना है हमारा 3 है। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, तो माइनस को भी रख दो साइड में, ठीक। और यहाँ पे जो है 4 का अगर 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 होगा। अब इस 4 का जो एलसीएम लोगे 2 इंटू 2 आएगा ना। तो देखो ये एक्सेप्शन केस आ गया। एक्सेप्शन केस बोले तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या है देखो, अब अगर इस दोनों के टर्म में हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, बी को, तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो कतई नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब भी देखना कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ और बीच वाला टर्म उससे कम या एक ज़्यादा है, तो याद रखना जब भी कम रहेगा तो उससे एक ज़्यादा वाले को जो सिंपल है उसको लिख के उसमें से एक को हटा देना है, ठीक। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 आ गया है और यहाँ पे बीच वाला संख्या 3 है, तो जब भी 4 मतलब 3 से ज़्यादा एक ही ज़्यादा है, 3 से एक ही ज़्यादा है 4, तो इसमें तो ये कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप केस होता है, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हैं, वो फॉलो कर रहा है वो इसी रूल को, ठीक है। लेकिन हमको बस सिंपल हमने आपको वो समझाने को बताया, वो 99% 98% केस में लागू होता है, 2% आपका यही एक एक्सेप्शन वाले केस होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना आना चाहिए और बनना चाहिए, तो वो चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 क्या है 4 है, ठीक। अब इस 4 को हमको कैसे लिखना है कि वो हमारा 3 के बराबर होता है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2t² प्लस 4t माइनस t माइनस 2 बराबर 0। क्यों लिखेंगे ऐसे, देखो 4 में से 1 गया, 4t में से 1 गया तो 3t आ गया, पॉजिटिव में था पॉजिटिव में आ गया, ठीक। तो बस ऐसे करना है। अब यहाँ पे हम 2t कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा t प्लस 2 और -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा t प्लस 2 बराबर 0। तो t प्लस 2 इंटू 2t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर -2 और 2t बराबर 1, तो t बराबर 1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और एग्जाम्पल हम करते हैं एक दो, कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्डअप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम a के बराबर क्या हो गया, a हमारा कितना हो गया 1 हो गया, और b हमारा कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 है, और c हमारा कितना हो गया 18 हो गया। तो अब हमें पहला स्टेप क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 18 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 9 जाए 9 2 जाए 18 और 3 से 3 3 जाए, ठीक। तो 2 स्टेप हम कर चुके हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, तीसरा स्टेप था कि ये जो 18 है जिसका फैक्टर हमारे यहाँ पे आएगा, अब इसको हमें ये 9x के बराबर पुराना है, ठीक है, ये हमारा 9 है भाई, 9 के बराबर हमको लाना है, जिसमें क्या हो उसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 9 के बराबर आ जाए। तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, देखो ये 3 और 2 का पेयर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 3, तो 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो लिखो इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। कैसे लिखे हम वो चीज़ समझो, देखो कैसे लिखे कि 18 था तो 18 को जो फैक्टर आया उसको तो हमें इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब इसको दो ऐसे नंबर में है, वही हम बोल रहे थे कि यहाँ पे 3 4 कुछ भी कितना भी नंबर आ सकता है, उसको बस हमको 2 ही डिजिट में लाना है, ऐसे 2 नंबर में लाना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आ जाए 9 आ जाए। तो आ गया हमारा 3 दूना 6 और प्लस 3 तो 9 हो गया। तो इसको हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से x प्लस 6 कॉमन ले लो, दोनों में से x प्लस 6 कॉमन ले लिए और इंटू में x प्लस 3 हो गया बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर
एक हो गया -3, एक्स के बराबर -3, सॉरी एक -6 एक -3, ये हमारा 2 आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को पहला मेथड जो था वो समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल करा थे, और भी एग्जाम्पल हम करवा सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है उतना। और भी हम क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। होगा एक सेशन ले लेंगे ट्रिगोनोमेट्री और ये क्वाड्रेटिक का एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है। उस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन और एग्जाम्पल। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर देना, आई थिंक, और समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये केस एक्सेप्शन नहीं है, वो भी यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 2 4 हो गया, 4 और 4 में से एक को घटा दिए, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने बोला बस कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जब भी यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करके आया और वहाँ से एक कम या एक ज़्यादा होगा, तो जब भी एक कम होगा तो जितना आया उसमें से एक को घटा देना, और जब भी एक ज़्यादा होगा तो जितना आया उसमें एक को जोड़ देना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कैसे करें वो भी समझ में आ गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिजर्व करके रिवर्स करके वीडियो को देखना, पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी हम अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे एक बार क्वेश्चन का एक ही लेक्चर 1-1.5 घंटे का, तो उसमें हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और भाई साहब इतना ईजी है, अब क्या मैं बताऊँ, एकदम बेसिक लेवल से बताते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे ए का 1, बी का 9, सी का 18 हो गया, ठीक। अब क्या करना है हमको, ए और सी को मल्टीप्लाई करना था। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 18 किए, 18 का फैक्टराइजेशन किए, इतना तो कर सकते हो। अब क्या करना है, देखो अब बस इतना ही सोचना है कि हमको इस सब नंबर को मिला करके ना यहाँ पे 9 पुराना है, तो कैसे पूरा होगा, 3 2 6, एक हो गया 6 और एक हो गया हमारा 9, तो 6 और 9 को पूरा करके हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 6 और 3 को पूरा करके हम क्या लिख सकते हैं, 9। एक हमारा हो गया 6 और एक हो गया हमारा 3, तो 6 और 3 को मिला करके क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। अब एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस 6 बच जाएगा, और 3 इसमें से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में से x कॉमन ले तो क्या जाएगा, x प्लस 6 हो गया, इसमें 3 कॉमन ले ली तो x प्लस 6 हो गया। अब इस दोनों में से x प्लस 6 कॉमन ले ली तो x प्लस 6 हो गया, अब इधर क्या बच गया, x प्लस 3। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, आंसर आ गया। अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, उसको सीधी तरह चढ़ गया, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो, और फिर समय नहीं तो ओके। दूसरा जो हमारा मेथड है वो क्या है, फॉर्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, ठीक। अब इस फार्मूला मेथड की हम बात करते हैं। फार्मूला मेथड जो है उसमें एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देख के डरना नहीं, एकदम सिंपल वे में सॉल्व होता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक। अभी याद करना है, मेरा भी नाम अभी, और अभी इसको याद भी करना है। तो देखो इस पे एक दो एग्जाम्पल बेस्ट करवाते हैं। देखो एक चीज़ है, यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आएगी, लेकिन मैं सिखा दूंगा उसके बाद देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है, रूट बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है एक होता है डी को डिस्क्रिमिनेंट आई थिंक बोला जाता है, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब इसका जो है कुछ कंडीशंस आते हैं, कंडीशन कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो यही चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने लिखा है, और इसी चीज़ को तो एक चीज़ याद रखना, वैसे छोड़ो इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो बस इतना से याद रखो, ये एक डी का फॉर्मूला बताइए और एक हमारा बताइए। अब देखो इस पर एक एग्जाम्पल बेस्ट हम करवा देते हैं, इस पर बेस्ट एग्जाम्पल जो पिछला हमने करवाया है ना, उसको हम फॉर्मूला से करके एक बार देखते हैं। 2t² + 3t - 2 था ना हमारा,
2t² प्लस 3t माइनस 2 बराबर 0 था ना। मान क्या लो a बराबर 2 होता है, b बराबर हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और c बराबर हो गया -2 हो गया। अब क्या है, इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठाओ x बराबर क्या हो जाएगा -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे कितना है 2 इंटू c के जगह पे कितना है -2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे कितना है 2। अब क्या हो जाएगा ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और ये देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 टू जा 8 8 टू जा 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब क्या हो जाएगा देखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 9 25 अपॉन 4। अब देखो -3 प्लस माइनस 25 को रूट अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 5/4 ठीक। तो अब देखो क्या जाएगा -3 प्लस 5/4 एक कंडीशन ये हो जाएगा, और -3 -5 डिवाइडेड बाय 4 एक कंडीशन हमारी क्या हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करो क्या हो जाएगा -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 हो गया 2 और 2/4 मतलब ये हो गया हमारा 2/4 इज टू 1/2। इसको काटोगे तो ठीक, और इसको काटोगे तो 5 और 3 -8/4 बराबर -2। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो फॉर्मूला पे इतना इजी है, यही दो हम निकाले हुए थे ना पिछले में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। अब जो हम डी की बात कर रहे थे देखो एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर डी को वैल्यू जो है ठीक है ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे रूट लिख दो क्या होगा रियल होगा ये होगा। और अगर डी की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाएगी तो नोट ठीक है। तो अगर किसी फार्मूला में देखना कि फार्मूला से इस फार्मूला से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझना कि उसका रूट जो है वो रियल नहीं, रियल मतलब वास्तविक नहीं ठीक। क्या होता है कि रूट के अंदर क्या होता है कि कभी कभी निगेटिव में आ जाता है, उस निगेटिव वाले टर्म को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि यूज नहीं होता है, फिजिक्स में नहीं आता, मैथमेटिक्स में आता है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, हम फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ तैयार कर रहे हैं ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरह से हम फार्मूला मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देख लो एक बार a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 और c बराबर -2, x बराबर पुट करो इसका होगा -b प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ठीक। तो ये हो गया -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस प्लस 16/4 ठीक। -3 प्लस -25 -3 ठीक है। तो ये फार्मूला स्टार मार्क हम कर चुके हैं, इसको याद कर लें। अब जो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कुछ फास्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ें हम 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग तो इसको आप लोग नोट कर लो और फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक स्लाइड और होगा बस, आई थिंक 1-2 स्लाइड। फिजिक्स में जब क्वेश्चन है तो इस मेथड से सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन में अगर कहीं पर लग रहा है कि नहीं हो रहा है हमको, फैक्टराइजेशन हम भूल चुके हैं, इससे कर लेना। अब हम दोनों मेथड से एक क्वेश्चन बस दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास छुट्टी। देखो पहला जो हम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था ठीक, ये हो गया पहला का एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा। देख लो पहला में समय कैलकुलेट करना कितना लगे,
तो पहला जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। पहला जो हम बताए थे कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ए और सी को हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो है हम इस 6 का फैक्टराइजेशन किया। 2 और 3 का फॉर्म आया, माइनस माइनस करना था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे माइनस में हम कर दिए। ठीक, माइनस माइनस चिन्ह रह गया माइनस का। ठीक, तो x इंटू एक्स माइनस टू यहाँ से हम कॉमन लिए। ठीक है, इस दोनों में से हमने कॉमन लिया है ना। और जो भी हमारा दूसरा लिखना जरूरी नहीं, बस आप लोग को समझाने के लिए हम कर रहे हैं। x कॉमन लिया, एक्स माइनस टू माइनस थ्री कॉमन लिया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो गया, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स माइनस टू बराबर टू, एक्स माइनस थ्री बराबर थ्री। ठीक, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर थ्री और एक्स बराबर टू, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी। एक माइनस इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स, मतलब सिक्स। ठीक, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, तो फाइव प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपन टू। ठीक है, फाइव प्लस माइनस अंडर रूट वन डिवाइडेड बाई टू, तो इसका एक बराबर हो गया फाइव प्लस माइनस वन बाई टू। अब इस दोनों को एक बार हम प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से आगे होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए था। अब एक साइड में दो चार क्वेश्चन करके आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, तो अब जो है कुछ कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारा स्टेप करेगा 2x² प्लस 9x, 2x² प्लस 9x बराबर 0। अब इसमें ना तो फैक्टराइजेशन करना है ना एक फार्मूला बनाना है। ठीक, इसमें क्या करना है, देखो माइनस कर, प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9x उधर ले जाएंगे, 2x² बराबर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब इस x से ये x कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9/2, एक हमारा आ गया। ठीक, और इसको देखो ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे लीनियर में करते हैं। ठीक, वैसे जो हमारा वैल्यू आया वो भी सही है, लेकिन एक बार हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। ठीक, 2x माइनस 9 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, एक हमारा वैल्यू आएगा 0, इसका भी कोई कारण नहीं है। 2x माइनस 9 बराबर 0 आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9/2। हम आपको ये बता रहे थे, देखो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2x² माइनस 9x बराबर 0, 2x² बराबर 9x, x को काट दो, x बराबर क्या हो जाएगा 9/2, क्योंकि यहाँ पर जो एक वैल्यू 0 आएगा उसको तो हमको काम ही नहीं है, हमें काम तो इसका ये हमारा वैल्यू डायरेक्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड इसको सॉल्व करने का। और दूसरा हमारे एग्जाम्पल को रहेगा 3x² = 6x। ठीक, तो यहाँ पे x से कट गया x, 3x बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/3 बराबर 2, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, और हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एंड हुआ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चन आते हैं बस ऐसे इक्वेशन रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उसको बनाना है। ठीक है, तो चलो एक लास्टली कुछ बातें, देखो लेक्चर में डिले या फिर ऐसा हो जाए तो आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू ही रखना, क्योंकि थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि आंधी तूफान आई थी, तो इस वजह से। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम कि डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो इसमें हम जिम्मेदार हैं इसके,
लेकिन हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो अभी वैसे भी हम एक स्टूडेंट हैं, तो समझ रहे हो आप लोग लिंक। तो देखो, तो क्वालिटी क्वेश्चन का 0 से लेकर के एडवांस लेवल जहाँ तक हमारा क्वेश्चन बन सकता है हम बना चुके हैं, ठीक है। एक दिन हम क्लास लेंगे अगर होगा तो ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन था वो उस पर एक सब थ्योरम पे एक क्वेश्चन, और ये क्वालिटी के क्वेश्चन का कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आज भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट होगा, हो चुका है, बस एग्जाम्पल हम थोड़ा कम करवाएं, 2 दिन करवाएं, तो और एग्जाम्पल हम करवाएंगे, ठीक है। समय मिलेगा हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग अगर आए हो देन जो प्रोसेस होता है वो करो, बाकी मैं बोल नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि आए हो जो ठीक है वीडियो देख ले स्किप कर देना, ऐसा नहीं। और जो लोग स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हाँ स्टार्टिंग में आप लोग देखो वीडियो को और उसके बाद देखना कि हाँ लास्ट तक समझ में आएगा कि नहीं है, तो मुझे ये कमेंट करके बस इतना बताना कि हाँ समझ में आया। और मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मैंने हर एक चीज़ बताया, हर एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप की कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है। 2 मेथड मैंने बताया, दोनों मेथड का हमने यूज़ करके दिया। तीसरा मेथड जो बोल रहा हूँ वो सीधी धाराचार्य मेथड है, वो यूज नहीं होता है, उससे सॉल्व करोगे बहुत समय लगेगा, इसीलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमें शॉर्टकट में और जल्दी से, शॉर्टकट मतलब मेरे कहने का मतलब है हमें अगर हमारा कोई सवाल जल्दी बनना है तो हम फिर उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस में क्यों ले जाए। और वो चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि एक ऐसे सर दर्द वाला चीज़ है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम और बहुत वो कॉम्प्लेक्स चीज़ लगता है, तो इसीलिए जबकि हमारा ये दो मेथड काफ़ी है यार, इस दोनों से आंसर आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, इस दोनों से ही आंसर आ जाते हैं। हाँ ये जो हमारा फार्मूला हमने लिखा था ना, वो फार्मूला का डेरिवेशन उसी से हुआ है, तो आप समझ सकते हो वो भी एक रूल बन चुका है, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो फार्मूला आ गया तो बस हो गया फार्मूला, और हमारा ये फार्मूला कभी ऐसा नहीं होता कि इनवैलिड नहीं होता, सब जगह वैलिड होता है। तो ये चीज़, और वहाँ पे जो डी का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने उसको थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी कुछ है नहीं इसमें क्वालिटी क्वेश्चन। तो चलो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, मतलब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। हाँ कुछ चीज़ें जो बतानी जरूरी है, देखो स्टडी करते रहो, कोई इशू आए तो हाँ हमें कमेंट करना कि हमें यहाँ पे आ रही एंड आई कैन सॉल्व इट। और कुछ टाइम बाद होगा तो 10th के लिए कुछ क्रैश कोर्स की भी, 10th या 12th ऐसे हो सकता है दोनों के लिए, या फिर किसी के लिए मैं टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, और हो पाएगा तो अगर आप लोगों को पढ़ा हो तो बताना, हमें कमेंट करके हमें यार डालिए वीडियो, हम पढ़ेंगे देन हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अभी आप लोग 11th वाले होंगे, 12th वाले होंगे, जो भी है जिनका भी बेसिक मैथ कमजोर है, पूरा वीडियो जाके देखो, पूरा प्लेलिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्लेलिस्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और अभी भी हमारे चैनल पर जाओ, लेक्चर पूरे अपलोड हैं, धीरे धीरे जो हमने बेसिक से लेकर अभी तक पढ़ाया है तो वो आप लोग कंटिन्यू करो, ठीक है। देखो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन ड्यूरेशन लंबा नहीं होता है, 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का होता है। कुछ लेक्चर हो जाता है जो बीच में हम छोड़ने वाले नहीं रहते, तो उस टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप लोग कंटिन्यू रखो, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखो, और हम लोग के लिए भी कुछ रहे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस तरह से समझाया कि जो बंदा कभी पढ़ा नहीं होगा ना वो भी समझ गया होगा, और जो पढ़ा होगा ना उसको जो कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में ना कभी कन्फ्यूजन मत रखो, ठीक है। तो और कुछ आज मोटिवेशन छोड़िए बाद में, लेकिन हाँ बस अपने पेरेंट के लिए हर टाइम हर दिन मेहनत करो। ऐसा नहीं कि हम मेहनत से चूको, मेहनत करना अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, और जब इसकी आदत लग जाएगी ना, जब सक्सेस की आदत लगेगी ना, तो फिर मन नहीं करेगा कि यार हम अनसक्सेस हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक बार सक्सेस होने की आदत लगा लो, और फिर कभी छूटोगे नहीं, कभी होगा नहीं कि हम कभी छोड़े सक्सेस को, तो उसके पीछे लोग। हाँ एक चीज़ और, एक सैड न्यूज़, NIT पटना हम लोग का एक नामी ग्रामी है NIT के लिए, वहाँ पे एक लड़की सुसाइड कर चुके हैं इसी बीच में, 3-4 दिन पहले की शायद घटना है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हेल्थ इशूज जो थी, मतलब वो लड़की सुसाइड किया, डिप्रेशन बताया जा रहा है। तो देखो भाई डिप्रेशन में मत जाओ, एकदम चिल मूड में रहो, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, मैंने आपको हर एक चीज़ सीक्वेंस वैसी कोई मिल जाती है, थोड़ी चीज़ों को डेली रिवाइज करो, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लास करने से ही नहीं होता है, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक। इसके बाद हम तो वही बता रहे थे, देखो अभी बहुत ज़्यादा खराब माहौल चल रहा है, तो स्पेशली मैं लड़कियों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग अपना प्रोटेक्ट, मतलब एक होता है नहीं कि हाँ प्रोटेक्ट होकर चलो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपना सेफ्टी साथ रखो और रहो सेफ होके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ, और लड़कों से भी कहूँगा कि देख भाई वो भी किसी के बने, तो समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
आप लोग को। तो आप लोग भी उनको प्रोटेक्ट करो, ऐसा नहीं कि हम ये करें वो करें, ठीक है। और क्या है कि ऊपर वाले जो है ना हर एक चीज़ का हिसाब करते हैं, तो इसलिए अपने आप को, अपने कर्म को अच्छा बनाओ, जिससे कि आपको कभी दिक्कत न हो। हाँ, कोशिश करो कि हम सक्सेसफुल हों, सब लोग सक्सेसफुल हो। और किसी की भी बहन हो, कोई भी हो, तो उस पे मैं पहले बोल रहा हूँ, गलत नज़र से मत देखो, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। अगर कोई तुम्हारी बहनों के साथ ऐसे करेगा तो तुम गुस्सा होंगे, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन कुछ होती हैं, कुछ लड़कियाँ भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही हैं, तो देख ऐसा मत करो, क्योंकि हर एक इंसान गलत नहीं होता और हर एक इंसान सही भी नहीं होता। 50% मैंने बात रखी है। बाकी इसे मैं रोस्ट वोस्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस सिंपली बता रहा हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।